हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि रोज डेली के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, तो आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग साइंस के एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी और फिजिक्स और नर्सिंग और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग अभी एमपी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम बचा है और झारखंड में जीएनएम का एग्ज़ाम बचा है। तो वो दोनों क्लास के लिए ये क्वेश्चन तो सभी राज्यों में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रमुख स्थल कौन सा है? तेरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रमुख स्थल कौन सा है? लाइसोसोम है, गोल्गी ऑपरेटस है, या राइजोसोम है, या चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग किस पे होता है? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हमारा राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण हमारा राइबोसोम पर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होता है? राइबोसोम पे होता है। ठीक, अगला। फिर अगला कह रहा है कि कौन सी कोशिका आत्मघाती थैली सुराइकल बैग कहा जाता है? कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या रिक्तियां, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ सेल कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। यहाँ क्वेश्चन देख रहे थे, वही लिया था, सॉरी। कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, रिक्तियां को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसे पावर ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक, लाइसोसोम रिक्तियां जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है, ये प्लांट में सबसे बड़ा होता है। ये प्लांट में सबसे बड़े होते हैं। प्लांट में रिक्तियां जो होती है प्लांट में सबसे बड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? ये पौधे की भीतरी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्थानांतरण पौधों की भीतरी में कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसे हम लोग लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। केरा कोशिका झिल्ली का प्रमुख किसके रूप में बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रमुख रूप रूप किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है प्रमुख रूप से? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और लिपिड की, केवल लिपिड की। तो जो सेल मेम्ब्रेन हमारा किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर नंबर हो जाएगा सी। कह रहा कि कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन कौन कराता है? गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
या राइबोसोम या लाइसोसोम। अभी राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। गोल्जी ऑपरेटस ये पदार्थ का परिवहन कराता है। लेकिन ये कोशिका का भीतर पूछा तो कोशिका के भीतर के लिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या लुकोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर ऑफ सेल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार होता है? क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पादप में रिक्तिका होती है जिसे सेंट्रल वैक्यूल से का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या प्रोटीन संश्लेषण का होता है? ये जल और अपशिष्ट का भंडारण करता है या ऊर्जा उत्पादन करता है या कोशिका विभाजन करता है? जो वैक्यूल्स होता है उसका कार्य ये पादप कोशिका में सबसे बड़ी पाई जाती है। ये हमारा क्या करती है? ये हमारा जल और अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण करती हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। कह रहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम या नाभिक या साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो राइबोसोम का क्या काम होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। और सी हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा कि आनुवांशिक का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को या ग्रेगर मेंडल को या लुईस पास्चर को या जेम्स वाटसन को। तो आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 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 मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पायसम सटाइवम, जिसे मटर का पौधा का साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवम, उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक किया था। 7 वर्ष का ड्यूरेशन के समय में किया था। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था पी प्लांट पे। पी पी प्लांट पे मेंडल जी। आनुवंशिक के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मेंडल और मॉर्गन ने या वाटसन और क्रिक ने, डार्विन या वाल्स ने या फ्लेमिंग और लैंडबर्ग ने। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने किसने खोजा था? तो डीएनए का डबल कुंडलिक संरचना वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। डीएनए का द्विकुंडलिक संरचना। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। बी।
नर्सिंग। कह रहा कि एक नर्स को मरीज के हाथ धोने के लिए किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? कोई नर्स है, वो मरीज को हाथ धुलने के लिए किस तकनीक का उपयोग करने के लिए बता रही है। तो कह रही केवल पानी से धुलो हाथ, साबुन और पानी से हाथ धुलना, केवल हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, दस्ताना पहनना या हाथ नहीं धोना। तो जो जो नर्स है वो मरीज को हाथ धुलने के बारे में तकनीक बता रही कि किस तकनीक से हाथ धुलना चाहिए। तो पहला कह रहा कि केवल पानी से हाथ धुलना, दूसरा कह रहा साबुन और पानी से हाथ धुलना, तीसरा कह रहा केवल केवल सैनिटाइजर का उपयोग करना, दस्ताने पहनना। तो हमें हाथ अपना साबुन और पानी से धुलना चाहिए। साबुन और पानी से हमें हाथ धुलना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सामान्य श्वसन दर रिस्पायरेटरी रेट का प्रति मिनट क्या होती है? सामान्य श्वसन दर हमारा एक मनुष्य सामान्य श्वसन दर कितना लेता है एक मिनट में? 4 से 8 बार लेता है, 12 से 20 बार लेता है, या 25 से 30 बार सांसें लेता है, या 35 से 40 बार सांस लेता है। तो जो एक सामान्य मनुष्य होता है वो हमारी सांसें कितनी बार लेता है? 25 से 30 बार बच्चे लेते हैं, जिसे चाइल्ड में होते हैं। और जो ये किसका पूछ रहा है? वयस मतलब अडल्ट पूछ रहा है। जैसे हम लोग एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम लोग एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 20 बार सांसें हम लोग एक मिनट में हम लोग एक मिनट में 12 से 20 बार सांसें हम लोग एक मिनट में लेते हैं। हम लोग 12 से 20 मिनट सांसें लेते हैं। ठीक। फिर कह रहा सिनिप्स सिफिक्स का क्या है? सिफिक्स क्या है? एक प्रकार का सिर दर्द है, रक्त प्रवाह में गंभीर संक्रमण की प्रतिक्रिया, एक त्वचा रोग है, एक हड्डी की फ्रैक्चर है। सिफिक्स सिफिक्स क्या है? सिफिक्स हमारा एक रक्त प्रवाह और गंभीर संक्रमण प्रतिक्रिया है। ठीक। सिफिक्स का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एपेंडिसाइटिस एपेंडिसाइटिस क्या होता है? आंतों में सूजन होता है, या पेट में सूजन होता है, या अपेंडिक्स में की सूजन होती है, या पित्ताशय की सूजन होती है? अपेंडिक्स मतलब किसका सूजन होता है? अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स में किसका सूजन होता है? तो अपेंडिक्स में हमारा अपेंडिक्स की सूजन होती है। अपेंडिक्स जो बड़ी आंत में अपेंडिक्स की सूजन होती है। अपेंडिक्स की सूजन बड़ी आंत में होती है। ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया था? टीकाकरण जो भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? टीकाकरण मिशन इंद्रांशु किसके लिए चलाया गया था? टीकाकरण के लिए चलाया गया था। तो टीकाकरण के लिए हमारा पल्स पोलियो था, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, या स्वच्छ भारत मिशन था? स्वच्छ भारत मिशन हमारा 2 अक्टूबर को चालू किया गया था। ठीक। तो ये जो टीकाकरण वाला था तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सॉरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य में सॉरी भाई, ये टीकाकरण का हमारा उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है? पल्स पोलियो के उपयोग में किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। आइए अब हम लोग फिर से क्वेश्चन कुछ देखते हैं। हाँ, यहाँ केमिस्ट्री वाला
यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी बाद में फिजिक्स का हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा पेन का हम साइज बदल देते हैं, पेन ले लेते हैं अच्छा वाला। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ये क्या होता है, ये हमारा मीथेन होता है, जिसे CH4 कहा जाता है। एथेनॉल होता है, C2H5OH होता है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, और ये बेंजीन C6H6 होता है। तो हमारा कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक हमारा कौन सा नहीं है, कार्बनिक यौगिक हमारा नहीं है, कार्बनिक यौगिक हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा C। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा अम्लराज एक्वस राइजा का मिश्रण क्या है। अम्लराज किसका बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड का, या नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लराज जो होता है ये किसका बना होता है, ये Cl प्लस HNO3 का बना होता है। अम्लराज ये Cl प्लस HNO3 का बना होता है। तो ये Cl और HNO3 कहाँ है, या नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। कह रहा कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है, जल में रखा जाता है, अल्कोहल में रखा जाता है, या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो सोडियम को हम लोग किस में रखा जाता है, तो सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग रखते हैं किसमें, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम हमारा ग्रुप नंबर 1 के तत्व है। सोडियम ग्रुप नंबर सोडियम मिट्टी के तेल में बचा के रखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है, कार्बन का, जस्ता का, या तांबा का, या लोहा का। तो शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है। तो इसका इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, जिसे नमक कहा जाता है। NaCl को हम लोग NaCl को नमक कहा जाता है। तो NaCl का क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 कहते हैं, Na2CO3 कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 कहते हैं, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग CaCl2 कहते हैं। तो हमारा सोडियम ही क्लोराइड NaCl कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आंसर नंबर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विनेगर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है विनेगर, जिसे सिरका, सिरका में कितना प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये भी याद कर लीजिए।
2 से 3% या 5 से 8% या 10 से 12 या 15 से 20। सिरके में हमारा कितना पाया जाता है? सिरके में हमारा 5 से 8% एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो गया बी। इसका आंसर नंबर हो गया बी। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर तो बिल्कुल भी करें। शेयर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ज़्यादा लोग जानेंगे कि डेली भी इस पे क्या कहते हैं, ऑल नर्सिंग एग्जाम की क्लासें चलती हैं। ऑल नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल की क्लासें चलती हैं। पैरा मेडिकल की क्लासें चलती हैं मॉर्निंग में 8 बजे। ये वीडियो आप लोग के यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल एसआरपी नर्सिंग पे पड़ता है। एसआरपी नर्सिंग पे ये वीडियो आप लोग को 8 बजे पड़ता है। तो ठीक, धन्यवाद। आप लोग सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।